राजू जी नमस्कार। डीएसटीवी की तरफ से और डीएसटीवी टीम शीला दार्जिलिंग से अभी दिल्ली में है, देश की राजधानी में। और हमारा डीएसटीवी प्रतिनिधि चले अभी दार्जिलिंग के सांसद का पास। दार्जिलिंग के सांसद का बस हमारा डीएसटीवी का ये पूछना है, बस जनता का चाहना है, व्यूअर्स का चाहना है। दार्जिलिंग हाल ही जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, आपका पार्टी में भी कुछ देखा जाए कार्यकर्ता दूसरा पार्टी में जा रहा है, साथ ही दूसरा पार्टी का भी आदमी आपके ऊपर में एलिगेशन लगा रहा है। राजू बिष्ट जी उतना श्राइन पे एक्टिव नहीं है, दार्जिलिंग के ऊपर में ध्यान नहीं है उनकी। ये जो आपका ऊपर में इशारा कर रहा है, बांगुली उठा रहा है, इसको किस तरीके से खंडन करेंगे राजू जी? सबसे पहले तो मिलन दा आपको नमस्कार और आपके माध्यम से दार्जिलिंग तराई व्यूअर्स की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, लोकतंत्र में होता है, लोग एक पार्टी में आते हैं, दूसरे पार्टी में जाते हैं। भारत के संविधान ने वो सबको अधिकार दिया हुआ है कि हर एक व्यक्ति अपने मतलब का पार्टी चुन सकता है, किसी एक विचारधारा के ऊपर में वो चल सकता है। इसमें मुझे कुछ भी नहीं कहना और ये एक स्वाभाविक होता रहता है। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग बीजेपी में आए, कुछ लोग बीजेपी भी छोड़ के जा रहे हैं, बाकी एक पार्टी से दूसरे पार्टी, दूसरे से तीसरे पार्टी। ये उनके नैतिकता के ऊपर, उनके जो मूल्य है मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता को न्याय नहीं मिला। 2009 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ दार्जिलिंग की जनता रही है और 2021 के चुनाव 2 महीने पहले ही जो चुनाव हुए उसमें भी ये दिखा दिया कि हम मोदी जी पे ट्रस्ट है, भरोसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमें न्याय चाहिए, इसीलिए लोगों ने वोट दिया। जहाँ तक मेरे को सांसद बने हुए एग्जैक्टली 2 साल पूरे हुए हैं और 2 साल में मुझे लगता है अब तक जितने भी दार्जिलिंग के इतिहास में सांसद रहे, मेरे पास अभी तो नहीं है, इतने 2 बुकलेट मेरे तैयार हो चुके हैं। इतने सारे विषय मैंने पार्लियामेंट के अंदर में लगातार पिछले 2 साल से मैंने रखे हैं। और देखिए, मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स करना है इसलिए मैं राजनीति में नहीं आया और मैं दार्जिलिंग गया, चुनाव जीता। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ है और उसके लिए मैं डे 1 से प्रयास कर रहा हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है, न्याय मिलने में देरी हुई है और लोगों के मन में ये भी है कि न्याय कब मिलेगी, कैसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सवाल उठ रहा है अभी। स्वाभाविक है। और लेकिन साथ में ये एक सच्चाई है कि मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, शायद हमें न्याय मिले, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिनका सालों साल से देश में जिनका समाधान नहीं मिल रहा था, उनका भी समाधान हुआ है। और मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को ये कहना चाहूँगा, गोरखाओं से जुड़े मुद्दे, 11 जनजाति का विषय हो या दार्जिलिंग तराई टूअर्स को लेकर के स्थायी राजनीतिक समाधान का विषय हो, ये होगा, जरूर होगा और उसके लिए काम भी चल रहा है। होता क्या है कि बहुत सारे विषय आप मीडिया में नहीं बता सकते, क्योंकि आज अगर मैं कोई विषय रख दूंगा उसके ऊपर रिएक्शन आना होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए। तो जब वो विषय आएगा और वो समय आएगा तब उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन मुझे लगता है आज वो उचित समय नहीं है और भारतीय जनता पार्टी, मैं जितना अपनी पार्टी को जानता हूँ, मैं जितना प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को जानता हूँ, हमारे क्षेत्र को लेकर के गंभीर है। समस्याएं जटिल है और बहुत ही ज्यादा जटिल है, इसलिए उसमें समय लगता है। ऊपर से जो है स्टेट एकदम जो है हमारे क्षेत्र को लेकर के नेगेटिव है, कोई डिस्कशन नहीं चाहती, कोई समाधान नहीं चाहती, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहती और उसके लिए बहुत आसान है कि जो हमारे बिकाऊ नेता है उनको कुछ पैसे दो और उनसे कुछ एक्टिविटी कराओ और उनका जो है मुंह में ताला बंद करके वो अपनी राजनीति की रोटी जो है पीछे के दरवाजे से वो सेकती है। और यही हो रहा है। जब जब कुछ होने हुआ तब तक हमारे ही बीच में से हमारे कुछ नेता निकल करके आए और जो कुछ भी अच्छा दार्जिलिंग के लिए हो रहा था उसको नहीं होने दिया और उसके पीछे कभी सीपीएम थी और आज स्वाभाविक है टीएमसी है। ये तो एक तरफ है। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूं, जैसे मैंने बताया, मैं शायद राजनीति में कोई उद्देश्य लेकर के नहीं आया था, लेकिन आज मेरे पास उद्देश्य भी है और मेरा थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है। मुझे अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है और मैं स्वयं गोरखा हूं और हमने भोगा है और आज तक हम भोग ही रहे हैं
और हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हुआ जो ये लगे कि हाँ ये हमारी समस्या का समाधान कर देगा। लेकिन आज मोदी जी, अमित शाह जी हमारे साथ खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है। मैं बार बार बोलता हूँ जिम्मेदारी मेरी है। मुझे 2 साल हुए हैं, 3 साल मेरे पास और समय है। मैं आज भी कहता हूँ, देखिए आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। समय आने दीजिए, अगर मुझे गोरखा का सांसद बनना पड़ा तो भी मैं बनूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र को, मेरी जनता को न्याय मिलेगा, ये आप निश्चिंत रहिए। और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं बार बार सदन में भी ये विषय रख रहा हूं। किसी को दिखता नहीं दिखता उससे मुझे कोई मतलब नहीं, किसी को सुनाई देता है या कोई बहरा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं फोकस्ड हूं और मेरी जिम्मेदारी मुझे पता है, और मैं दूसरे नेता की तरह चापलूस नहीं हूं। मुझे रुपए पैसे की कोई आवश्यकता या जरूरत कभी है नहीं, और मैं उसके पीछे कभी भागता भी नहीं। और मुझे पार्टी बनाना है, मुझे राजनीति करना है, मुझे जीटीए का चेयरमैन बनना है, वैसी मेरी कोई ख्वाहिश, आवश्यकता बिल्कुल नहीं। अभी देखिए, आपने जो 2-3 चीजें प्रश्नों का जवाब दिया है, इस सवाल से बहुत कुछ निकलते हैं। जैसे कुछ रोटी सेकने वाला लीडर की बात किया, जो विमल जी आपके साथ इतने सारे साल था और बीजेपी के साथ 2009 से लगा था, उनको 2020 तक आके उन्हें अचानक उन्हें 180 डिग्री एंगल घूम के आप लोग को विरोध में बोलने लगा, तो आपका विरोध में बोलने लगा। तो इस जगह से अभी हाल ही जो देख रहा है, 2-3 दिन हुआ, जो पहाड़ में कुछ आवाजें भी उठ रहा है, राजू जी को क्लैरिफिकेशन करो। इधर राजू जी के पार्टी से बहुत नेता लोग भी दूसरा पार्टी में भी जा रहा है, जैसे मोर्चा 1-2 जो है उसमें शामिल हो रहा है, कोई भी इलेक्शन में शामिल हो रहा है। तो राजू जी ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है कहीं आपका? देखिए, मैंने जैसे बताया जी, इतने बड़ी पार्टी में कोई 2-4 लोग जाते हैं जी, जी, और हर एक को आप रोक भी नहीं सकते। सबकी अपनी मर्जी है। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से आए हैं। अगर आज उनको लगता है कि दूसरे पार्टी में जाके उनका भला हो रहा है, वो अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं और उनको लगता है जनता के लिए वो काम कर पाएंगे, शुभकामनाएं हैं। मैं ये बोल रहा हूँ ना, मैं 5 साल के लिए सांसद हूँ और मेरा काम मुझे पता है, मुझे वो करना है। मैंने जैसा बताया, मुझे कोई पार्टी तो बनानी है नहीं, मुझे कोई संगठन तो खड़ा करना है नहीं, मुझे जो है जीटीए के चुनाव करा के जो है उस कुर्सी में बैठना तो है नहीं। इसीलिए मेरी कोई आवश्यकता खुद की कभी है नहीं और मैंने कभी ऐसी इच्छा रखी भी नहीं है। मेरे पास 3 साल है और मुझे लगता है 3 साल बहुत है, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं देखता हूँ कैसे नहीं मिलेगा। मतलब ये इस मुद्दा को फतेह करके छोड़ेंगे? देखिए, मैं बोल रहा हूँ मेरा काम ही वही है। अच्छा, मुझे सदन में करना पड़े, बाहर करना पड़े, मैं डे 1 से ये काम कर रहा हूँ। मैं फोकस हूँ। मैं चाहता हूँ हमारी क्षेत्र का विकास हो, दार्जिलिंग तराई डूवर्स भारत में सबसे नंबर 1 क्षेत्र हो, हमारे क्षेत्र में विकास हो, टूरिज्म बढ़े, चाय की इंडस्ट्री बढ़े और बाकी सब चीजें भी हो, और उसके साथ जो गोरखाओं से जुड़े मुद्दे हैं उनका समाधान हो। मैं लगाऊं और होगा। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर सब काम हो सकते हैं, ये काम क्यों नहीं होगा? बिल्कुल। उसके लिए हम बने। देखिए, मेरी जिम्मेदारी मेरे जनता के प्रति है सबसे पहले, और मेरी जनता ने मुझे क्यों सांसद बनाया, मेरे विधायक को क्यों बनाया, ये मैं सांसद होने के नाते मुझे भी पता है, मेरे विधायक को भी पता है, और हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ नेता अपने स्वार्थ के लिए स्वाभाविक रूप से आज ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करेगी, फलाना कुछ नहीं करेगी। मुझे लगता है उनके पास कोई ऐसा नैतिक अधिकार बचा ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जाकर के टीएमसी से हाथ मिलाता है, जो गोरखालैंड का घोर विरोधी है, जो गोरखाओं का घोर विरोध करता है, जो दार्जिलिंग तराई डूवर्स को नष्ट और नरक बनाना चाहता है, मुझे लगता है उसके पास एटलीस्ट वो नैतिक अधिकार नहीं है। आज मोदी जी के ऊपर में भरोसा है, ट्रस्ट है, वो कायम है और न्याय मिलेगा अवश्य। जैसे आपने एक विधायक की बात बोला, विधायक चुनाव में आपके एक विधायक है करशांग की, जो बजगाई साहब में विष्णु प्रसाद जी ने 2-4 दिन पहले शायद उन्हें एक बयान दिए थे, नॉर्थ बंगाल को जो टुकड़ा होना व अलग होना व ये करना, वो पहाड़ के पीपीएस की उसके अंदर में शामिल होता है। उनके बात के साथ आप सहमत हो? आपका पार्टी से कुछ? देखिए, सहमत असहमत वाला विषय नहीं है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला, उसका क्या अर्थ वो लगा रहे हैं, क्या अर्थ बाकी लगा रहे हैं, मुझे उस पर नहीं जाना। नॉर्थ बंगाल का विषय इसलिए आया क्योंकि नॉर्थ बंगाल के ऊपर में हमेशा से एक भेदभाव वाली राजनीति हुई है। जी। कभी एम्स आना था,
उसको नहीं आने दिया। आज एजुकेशन ठप पड़ा हुआ है, चाय बागान ठप पड़े हुए हैं, सड़कें ट्रैफिक जाम पड़े हुए हैं। और शासन किसका था? शासन तो भारतीय जनता पार्टी का था ही नहीं, वो टीएमसी का था। तो ये स्वाभाविक है कि नॉर्थ बंगाल अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और नॉर्थ बंगाल को अलग करो, इसकी मांग बार बार उठती रही है। मैं इस विषय पे ज्यादा नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि ये लोगों द्वारा जो है निकला हुआ विषय है और हम जनप्रतिनिधि के होने के नाते मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं अपने आप को इसी विषय में सीमित रखता हूं कि दार्जिलिंग हिल्स, तराई, डूवर्स जो समस्या है, की उसका जनता समाधान को करना है आपको। न्याय मिलना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। मैं काम कर रहा हूं, आगे और तेजी से करूंगा। मैं उसी विषय पे हम लोग टिक भी रहना चाहना है चाहूंगा। कि आपका देखिए वो क्या तेजी से होता जाना है, कई बार विषय इतना ज्यादा फैल जाता है जी जी, तो मैं उतना ज्यादा नहीं फैलना चाहता। मैं अपने क्षेत्र में, मैं अपने जनता के बीच रहना चाहता हूं। उनसे जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर में मैं ज्यादा चलता हूं। अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूछेंगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, नॉर्थ बंगाल की जनता के ऊपर में न्याय अन्याय हुआ है और नॉर्थ बंगाल की जनता भी न्याय मांगती है और इस भारत के संविधान में हर व्यक्ति अपने न्याय के लिए आवाज उठा सकता है। राजू जी, देखिए, एक सांसद होने नाते से आपने केंद्र सरकार में सत्ताधारी पार्टी का सांसद है, आपके पहुंच बहुत ऊपर तक है, जैसे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो और मिनिस्टर हो, सब आपको व्यक्तिगत से अच्छे से पहचानते हैं। तो आप जिस क्षेत्र से सांसद है, उस क्षेत्रों के विकास के लिए केंद्रीय सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ उपलब्ध हो सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उपलब्ध हो सकता है, कुछ ऐसा कुछ उपलब्ध कराओ। जैसे आपने एम्स का बात कर, छोटी सी एक बात का, जो नॉर्थ बंगाल में था साउथ बंगाल में शिफ्ट हो गया, जो एक हमारा अविचार हुआ, जो चीज आपने रखा है, क्यों ना राजू बिष्ट ऐसे कुछ सपनों ऐसे कुछ लेके आए दार्जिलिंग के, लेके दार्जिलिंग के आदमी जिंदगी भर राजू को दुआ सलाम करे और आशीर्वाद करते रहे, ऐसे कुछ योजना आपके पास? वो सब चल रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने ये देख लिया, मेरे लिए सेकेंडरी है। देखिए, काम हुए हैं, चाय बागान को लेकर के बिल पास हुआ है जी, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसमें स्टेट देर कर रही है, उसमें समय लग रहा है, वो विषय अलग है, लेकिन वो जल्द लागू होगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है जिसमें इतने सालों से लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा था, अब उनको 350 रुपए मिनिमम वेज करके मिलेगा जी। अब केंद्र सरकार ने वहाँ पे जो है सैनिक स्कूल की मंजूरी दी, लेकिन स्टेट नहीं बनाना चाहती। अच्छा। केंद्र सरकार दार्जिलिंग मोड़ को 4 लेन में बनाना चाहती है, वो डीपीआर नहीं बना रही है। सो देखिए, केंद्र सरकार अकेले जो कर सकती है वो कर रही है, लेकिन ये फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर में सारे विषय अल्टीमेटली जाकर के स्टेट के पास जाते हैं, फिर स्टेट जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंट होता है। स्टेट जो है दार्जिलिंग, तराई, डूवर्स या नॉर्थ बंगाल के विषय आते ही उसको ठंडे बस्ते में चीजों को रख देती है। मैंने ऐसे कितने सारे प्रश्न किए हैं पार्लियामेंट के अंदर में, कितने सारे पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, आज तक उसका कोई जवाब नहीं और कोई काम नहीं होता। अगर स्टेट को ये पता चला कि केंद्र सरकार डायरेक्ट कुछ कर रही है तो उस काम को भी रुकवा देगी, ये पक्की है। मतलब ये आपने दावा के साथ बोल रहा है? ये सच्चाई है, ये हकीकत है, क्योंकि ममता दीदी ये चाहती नहीं है कि कोई भी केंद्र का डायरेक्ट प्रोजेक्ट आए। ये उन्होंने एक मन बना रखा है कि जो कुछ भी हो उसमें ममता दीदी का फोटो, उनका ठप्पा हो, स्कीम के नाम बदल करके जो है कोई स्कीम लागू करो, ये स्वाभाविक है। लेकिन हम भी 18 सांसद हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने कहा था चुनाव के अंदर में कि नॉर्थ बंगाल के अंदर में यूनिवर्सिटी होगा, नॉर्थ बंगाल के अंदर में एम्स अस्पताल बनाएंगे, सिलीगुड़ी के अंदर में मेट्रो रेल रहेगा, दार्जिलिंग मोड़ की समस्याओं को दूर करेंगे, कर रहे हैं। अच्छा। समय हर चीज में, मैं वही बता रहा हूँ, समय लगता है, लेकिन ये है कि हम हारे नहीं है, हम लड़ रहे हैं और जो है मरते दम तक लड़ते रहेंगे। जी देखिए, अपने पहाड़ का संसद, पहाड़ में अभी आपका अलायंस पार्टी भी, 2-4 अलायंस पार्टी भी, आप लोग का पार्टी एनडीए का गठबंधन में, तो उन लोग को डेलीगेशन टीम ये मानसून सेशन में शायद आपके साथ मुलाकात करने के लिए दिल्ली आएंगे, व आप लोग मानसून सेशन में कुछ ऐसे कुछ पहल चलाएंगे, बात आगे बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से पहाड़ में जो जमीन आप लोग को पहले मजबूत से जनता जनार्दन ने दान किया व गिफ्ट दिया, उपहार दिया, उस जमीन को और भी बुलंद बनाए, ऐसे कुछ किया जाए। देखिए, हमारी मीटिंग होती रहती है, अब कुछ समय से जो मीटिंगें हो रही है, हम चीज़ों को सार्वजनिक करना भी हमने छोड़ दिया है। और देखिए, मैं जनता का ऋणी हूँ
और जितना हमारी जनता ने दुख पाया है, शायद ही हिंदुस्तान में किसी और जनता ने इतना दुख पाया है, और उसका सबसे बड़ा कारण हमारे अपने नेता है। जी, अब हमारे अपने पॉलिटिकल नेता अपने फायदे के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, रुपए पैसे के लिए जमीन बेची, लोगों को बेचा, जनता को बेचा, हमारे मुद्दों को बेचा, और जो हमारी घोर विरोधी थे उनके साथ जाकर के आज उनकी गोद में बैठे हुए हैं। सो मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, मैं यही कह सकता हूं कि मैं ईमानदार हूं, और आपने जिन कारणों से मुझे जिताया मैं उसको करने के लिए वचनबद्ध हूं, और मेरे प्रयास में आपको 1% भी ढिलाई कभी भी नहीं दिखेगी। और मैं, जैसा मैंने बताया, मैं फोकस होके मैं कर वही रहा हूं जी, हर चीज में समय लगता है। जब पार्लियामेंट में समय आएगा, टेबल ठोक के, छाती चौड़ा करके मैं अपने विषय भी रखूंगा। मतलब आपका कहना से ये है, ये 2 साल जो बीती हुई है इसमें आप बीजेपी का सांसद था, आने वाला दिन में आप गोरखा सांसद बन के गोरखा के लिए जो भी करने के लिए तैयार। देखिए, ये 2 साल जो गए ना जी, वो भी मेरे लिए अमृत थे। मुझे दार्जिलिंग के बारे में थोड़ी जानकारी थी, आज सारी जानकारी है। मैंने 2 साल सीखने में अपने आप को लगाए, जी, और हमारे मुद्दों को मैं कैसे केंद्र सरकार तक ला करके सही ढंग से स्पष्ट तरीके से रखूं, इसका भी प्रयास किया। अब तक क्या होता था, हमारे सब नेता आते थे, फोटो खिंचाते थे, हमको गोरखालैंड चाहिए, हमको पीपीएस चाहिए, हमको 11 जाति चाहिए, लेकिन ठोस उसमें कोई बातचीत नहीं होती थी। मैं खुद भी साक्षी हूँ इस बात। मतलब आपके पहले का सांसद भी जो थे। देखिए, मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितने भी फोटो देखे, क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, जब समस्या के जड़ तक गए, तब जब जिस तरह के प्रश्न आ रहे थे, तब मुझे लगा इससे पहले बहुत ज्यादा काम हुआ नहीं। ऊपर ऊपर बात हुई और मेमोरेंडम दिए गए, फोटोग्राफी हुई, प्रेस के अंदर में, बाइक के अंदर में बहुत सारी जो है विषय रहती है, बस उतना ही था। लेकिन आज मैं जड़ में जा रहा हूँ, एक एक क्लोज को पढ़ रहा हूँ, एक एक समस्याओं को देख रहा हूँ, उसका समाधान के प्रति जा रहा हूँ, तो मुझे आज पता चल रहा है कि विषय कितना जटिल है, कितनी सरलता से हमारे नेता लोग कहते हैं और कितनी बेशर्मी से हमारे नेता कहते हैं। अब मैं खैर उन्हीं पे छोड़ता हूँ। अच्छा राज जी, देखिए ना, दार्जिलिंग में जो इशू है, इस इशू लेकर सब चिंतित है, आप भी चिंतित है, शायद आप काम अपना तरीके से। चिंतित मतलब क्या है, हमेशा मैं चेष्टा करता रहता हूँ। हम लोग का सवाल ये है, जो आपने चिंतित, आपने सवाल का जवाब भी आप देंगे, चिंतित इसीलिए बोला मैंने, जो अभी पहाड़ में हाल ही जो स्थिति दिखाई दे रहा है, जो गोरखालैंड बोलो, पीपीएस बोलो, पहाड़ का आदमी के अंदर में एक चीज अभी बह रहा है, नदी की तरह बह रहा है, तो दार्जिलिंग सिक्किम इशू, मार्च का इशू, क्यों सिक्किम दार्जिलिंग का ही है, और दार्जिलिंग सिक्किम का ही बोल के इतिहास बोलते हैं। और उस इशू लेकर कुछ पॉलिटिकल पार्टी, शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी आवाज राइज कर चुका है, जिसकी वजह से सिक्किम का पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, एसकेएम पार्टी की स्पोक पर्सन, इवन सिक्किम सीएम का जो चीफ मिनिस्टर, उन्हें भी इस पर में बयान दिया। इवन सिक्किम स्टेट का जो पॉलिटिकली एडवाइजर है, इकोनॉमिकल एडवाइजर है महेंद्र पीलम, वो दार्जिलिंग का बाशिंदा है, उन्हें भी दार्जिलिंग में आके इस विषय के खंडन कर रहा है। क्यों 2018 से सिक्किम ऑब्जर्व हो गया रखा है, दार्जिलिंग ऑब्जर्व हो गया रखा, उस इशू लेकर कतई आपके पास कोई भी आदमी आवाज बुलंद करे तो इस विषय लेकर आप ध्यान देंगे? आप लोग का देखिए, मैं इस विषय में एक बार पहले भी सिलीगुड़ी में मैंने बयान दिया है। मेरा ये मानना है, समस्या दार्जिलिंग की है जी, हम उसको उसमें सिक्किम को क्यों घसीट रहे? अच्छा, हमारी समस्या है, उसका समाधान निकालना है जी, उसके लिए केंद्र सरकार है आपके पास जी, हमारी समस्या का समाधान में अगर मदद कोई कर सकता है जी, वो पश्चिम बंगाल की सरकार कर सकती है, सिक्किम तो नहीं कर सकता। बट सिक्किम तो का मुझे लगता है उसमें सिक्किम को घसीटना, जी, मुझे लगता है आज उचित नहीं है। अच्छा, और ऐसे कोई विषय होगा वो इस तरह से खुलेआम मीडिया में ऐसा बहस नहीं होती। और मेरा ये मानना है कि समस्या हमारी है, उसका समाधान हमको निकालनी है, उसमें कोई मदद कर सकता है तो पश्चिम बंगाल की सरकार करेगी, और उस समस्या का समाधान निकालने में कोई सक्षम है तो वो केंद्र की सरकार है, हमें उन पे छोड़ना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जनता से भी, देखिए, सिक्किम की जनता हो, दार्जिलिंग की जनता हो, कालिंग, हम सब एक हैं, हमारे अंदर एक ही खून है। और जो है मुझे लगता है ऐसे विवादों में हमको नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे मार्ग से।
और जो है उस मार्ग से हम भटक गए तो हमारे एक दूसरे के अंदर में मनमुटाव हो सकता है। और जहां तक आपने बोला स्थायी समाधान पीपीएस, देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कह रहा हूं आज, एज ए गोरखा सांसद, एज ए गोरखा होने के नाते अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप पीपीएस में क्या चाहते हैं, मैं आज भी यही बोलूंगा गोरखालैंड। क्योंकि गोरखालैंड, किसी भी गोरखा, भारत में रहने वाले 1.5 करोड़ गोरखाओं को वो सपना कल भी था, आज भी है, आने वाले समय में भी रहेगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है वो भी स्पष्ट है। 2019 के चुनाव में, 2021 के चुनाव में स्पष्ट लिख के कहा है कि ये एक राजनीतिक समाधान है, उसका हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। सो ये दोनों बातें स्पष्ट है। किसी भी गोरखा से पूछोगे वो गोरखालैंड ही कहेगा। और भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट रूप से लिख के दिया है ये एक राजनीतिक समाधान है, इसका हम राजनीतिक समाधान करेंगे। मुझे अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है। और मोदी जी, गृह मंत्री जी ने अब तक बड़े बड़े काम किए, मुझे लगता है इसका भी समाधान होगा। आप देखिए 21 के चुनाव में मुझे लगता है गृह मंत्री जी मतलब अपने कार्यक्रम के बाद रात को जाके करशंग रुकना, अगले दिन सवेरे जो है जाके दार्जिलिंग में सभा करना, मुझे लगता है इतिहास में बहुत कभी कभार ही ऐसे लम्हे आते हैं। और उन्होंने इतना समय दिया, हमारे नेताओं से मिले, हमारे सब अलायंस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले। मुझे लगता है ये दिखाता है कि गृह मंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार हमारी समस्याओं को लेकर के चिंतित है। मैं तो यहाँ पे आप देखिए ना 500 से ज्यादा सांसदों से मिलता हूँ। कोई भी मेरे से मिलता है तो गोरखालैंड के विषय में पूछता ही पूछता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो ऐसा नहीं है कि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में जो है मतलब जानकारी नहीं, जानकारी सबको है। और मैं फिर वही कहूँगा, एज ए दार्जिलिंग का सांसद होने के नाते मैं फोकस होके काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी पे मुझे लगता है भरोसा रखना चाहिए। और देखिए हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। टीएमसी कुछ करनी नहीं है, सीपीएम ने कुछ किया नहीं, कांग्रेस ने इतने साल तक झुला के रखा। सो अगर कोई उम्मीद है तो मोदी जी, तो गृह मंत्री जी और भारतीय जनता राज जी, हमारा अंतिम क्वेश्चन है एकदम आज की बातचीत में दिखाई जा रहा है। आज के दिन के एक अहम दिन है दार्जिलिंग के गोरखा के इतिहास में। 1986 की 27 जुलाई की एक अहम भूमिका रखते हैं। इस दिन की महत्व भी कुछ अलग ही है जो शहीद दिवस से मनाए जाते हैं। इतना सारे शहीद की कुर्बानी व वीरगति प्राप्त हुई है, जिस दावी लेकर उस दावी पे आप बहुत अटीट है और आपने लक्ष्य भी रखा है जो एनी हाउ आप करके छोड़ेंगे। उस शहीदों को, कुछ माँ को, जिस माँ ने अपने बेटा को खो दिया, जिस बेटे ने अपने पिताजी को खो दिया, उनके तरह आपने क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए बहुत आज का दिन जो है कष्टकारी दिन है। जो कुछ भी उन परिवारों पे बीता वो शायद वही समझता है जिस परिवार में वो बीती है। मैंने आज भी सवेरे एक वीडियो संदेश भेजा था पूरी जनता की ओर से। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स से उठ करके मैं तमाम पहाड़ की जनता, हमारे जितने भी नेतागण, उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए गोरखालैंड को विषय को लेकर के, अलग राज्य की मांग को लेकर के, हमारी आइडेंटिटी को विषय को लेकर के, हमारी समस्याओं का समाधान को लेकर के, हमारे अधिकार को लेकर के, मिनिमम वेज लेकर के, प्रजा पट्टा को लेकर के, ऐसे तमाम विषय लेकर के हमारे शहीद परिवार ने बहुत कुछ दिया है हमारे समाज को। मुझे लगता है उनके साथ हमको किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया किसी एक पार्टी को बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं। उन्होंने तमाम गोरखा जाति को एक रखने के लिए, गोरखाओं को न्याय मिले इसके लिए उन्होंने किया है। और आज उनकी श्रद्धांजलि अधूरी है। ये जब सपना पूरा होगा, जब स्थायी समाधान होगा, जो गोरखाओं की मांग का उचित समाधान होगा, मुझे लगता है वो दिन रहेगा। वास्तव में हम कह सकेंगे उनको जो है, उनको हमने जो वो इच्छा रखते थे, जिसके लिए वो शहीद हुए, वो हमने श्रद्धांजलि उनको ये दी है। आज वो काम अधूरा है। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं उस पूरे क्षेत्र का सांसद हूँ। और मेरी प्रयास यही रहेगी कि हमारी
हमारे जो शहीद भाई बहन हुए उनको न्याय मिले, वो जिस सपनों को लेकर के शहीद हुए उसका हल हो, उसका समाधान हो। और मैं तो फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र की जनता का चुना हुआ सांसद हूँ, मेरी पहली और हमेशा ही रहेगी, मेरी पहली प्राथमिकता है मेरी जनता, उनका सुख, उनकी सुविधा, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करना। धन्यवाद राजू जी, आपने काफ़ी वक्त दिया DSTV को।